अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज सुबह से ही काफ़ी हाइप क्रिएट की गई थी सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी कि शाम 5 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसके बाद से सबकी नज़रें लगी हुई थी कि शायद खान साहब आज असेंबली तोड़ने की ना सिर्फ ये कि डेट दे देंगे या उसका बाकायदा एक ऐलान कर देंगे कि किस डेट को वो असेंबली तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की। उन्होंने उसमें मईशत के हवाले से कुछ अहम आदाद व शुमार भी कौम के सामने रखे। जो करप्शन केसेस तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उस पर फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि PDM के आगे के प्लान्स क्या हैं इमरान खान साहब को लेकर और क्या उनके साथ मज़ीद होने वाला है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने अपनी कोई हिकमत अमली इसमें वाज़ेह नहीं की कि आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने दोबारा से इस अज़्म का इजहार किया कि दिसंबर में बहरहाल वो 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ देंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने बार बार मुख्तलिफ इदारों को भी पुकारा कि वो भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि मईशत की जो हालत है इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क की सलामती दाव पर लगी है। क्या वाकई सिचुएशन इस हद तक आ चुकी है और इसमें कौन से इदारे किस हद तक क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और ओवरऑल सियासत में कौन आ रहा है, कौन आने वाला है और कौन जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जाऊँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, आपको क्या दिखाई दिया जो मैंने जिस तरह से भी थोड़ी बात की कि ऐसा लगा कि खान साहब ने उनकी तो सारी स्ट्रैटेजी बताई, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने कोई ख़ास समय नहीं बताई कि वो क्या करने जा रहे हैं, इस वाइज के कि उन्होंने फिर से ये अज़्म ज़ाहिर किया है कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे, लेकिन अभी भी डेट नहीं उन्होंने दी। कोई रुकावट है ख़ास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि इमरान खान साहब के 2 जो मेन बयानिए थे ना, एक बयानिया था उनका करप्शन का। करप्शन के बयानिए पे अगर आप बात देखें तो था क्या, वो ये था कि जो सियासी बुनियादों पे मुकदमात बनाए गए, या आप ये कह लें कि अगर कुछ मुकदमात ठीक भी थे तो ज़्यादा ऐसे मुकदमात बनाए गए कि जिनकी बिना पे उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत नैब नियाजी गठजोड़ का इल्ज़ाम आयद करती थी। वो इतनी उजलत में या इतने बोंडे अंदाज में बनाए गए कि अब वो सारे एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। जब वो ख़त्म हो रहे हैं तो इमरान खान साहब का वो करप्शन का बयानिया कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उस बयानिए के कमज़ोर पड़ने से उनका सियासी बयानिया भी कमज़ोर हो रहा है। आज अगर खान साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी सारी गुफ्तगू यकीनन आपने देखी और सुनी होगी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो गर्ज और वो चमक वो नहीं थी। आज वो एक ऐसे सियासतदान के तौर पे बात करते हुए नज़र आए उस सारी गुफ्तगू में, जो ये तो बड़ा कहता है शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, लेकिन शेर आता कोई नहीं। वो बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि बड़े अहम ऐलान करेंगे, लेकिन बाहर एंड में ऑफ द डे निकलता क्या है, वही बातें जो कौम को हिफज हो चुकी हैं, रट चुकी हैं, कोई नई बात नहीं वो करते। अलबत्ता आज फिर उन्होंने नए चीफ से भी उनके बारे में अच्छे ख्यालात का भी इज़हार किया और उनको दावत भी दी और वो सारी चीज़ें, यानी आप दोबारा एक बार कोई कांधा ढूंढ रहे हैं कि कोई कांधा मिल जाए जिस पे चढ़ के आप दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाएं, यानी हुकूमत में इक़्तिदार में आ जाएं। मामला ये, आप इतने मकबूल सियासी लीडर हैं, आपके साथ अवाम की ताकत है और आप तो समझते हैं कि तो फिर वो क्या करें? तो भाई वो इंतज़ार कर लें। अच्छा, ये इंतज़ार अगर वो ये समझते हैं कि ये वो आके बिल्कुल चीज़ें सारी ठीक कर देंगे तो इंतज़ार कर दें, और अगर इंतज़ार नहीं करना तो फिर आज तक असम्बलियाँ तोड़ देते। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैं तो इंतज़ार कर लूँगा, मुल्क की सिचुएशन ऐसी है, तो फिर असम्बलियाँ तोड़ते क्यों नहीं? क्यों इतना उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं? उन्हें किसने रोका हुआ है? चलें, ये बात हम पूछ लेते हैं। चौधरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और गहरी खबरें भी अंदर की हमें पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं PTI की। चौधरी साहब, यही सवाल आपसे जो इमरान साहब ने भी किया और उसमें मेरा भी ऐड कर लीजिए कि क्या रुकावट है जो खान साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, इसको डिले क्यों इतना कर दिया? और दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि अगर ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो वाकईतन मुल्क में इंतखाबात की आम इंतखाबात ना सिर्फ 2 सूबों बल्कि सारे सूबों के लिए और कौमी असम्बली के लिए भी उसकी राह हमवार हो सकती है, लेकिन ये काम कर नहीं रहे खान साहब। नहीं, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो जो इमरान याकूब खान साहब ने की है, मैं बसाद एहतराम ये उससे इख्तलाफ करता हूँ कि ये
इमरान खान साहब का करप्शन का बयानिया जो है बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ है, और उन्होंने जो ये बयानिया बनाया और जो ये एक्सपोज किया वो आज ज़बान ज़द-ए-आम है। अगर यही हालात इतने स्मूथ हैं या ये हालात इतने अच्छे हैं PDM या नवाज़ शरीफ के हक़ में, नवाज़ लीग के हक़ में, तो वो इलेक्शन करा लें। वो तो इलेक्शन जो है वो इससे भाग रहे हैं। आज खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बुनियादी तौर पे वो उनका जो नज़र आता है, उनकी स्ट्रेटजी यही है कि वो गवर्नमेंट को फ्रस्ट्रेट करेंगे और उनको वो दांत पीसते हैं कि आप असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते। पहले ये कहते थे जी कि आप हम हरबा इस्तेमाल करेंगे, असम्बलियाँ जो हैं वो ना टूटें। तो ये वहाँ जो हुकूमत के मामलात, जो उनके बयानात हैं या उनकी पोजीशन है, वो एक जैसी तो नहीं है, वो डिफरेंट है। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी रही है या इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो कंसिस्टेंट है। करप्शन के ख़िलाफ़ न कल उनके मामले में उनके बयानिए में कोई लग्जिश थी, ना आज है। अब जाहिर है एक आदमी बीमार है, उसको मतलब गोलियाँ लगी हुई हैं, तो क्या वो मतलब क्या करे वो, मतलब ये तो वो इस हालत में प्रेशर तो वैसे ये इसमें ये भी है कि आपकी बात को ऐड करते हुए चौधरी साहब कि पहले ये हो रहा था कि चूंकि वो कंटिन्यूसली आवाम में थे, जलसे हो रहे थे, बड़े बड़े जलसों का एक इम्पैक्ट आता था, उसका एक विजुअल्स होते थे, ऑप्टिक्स होते थे, तो उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था मकबूल हैं, हुकूमत पे प्रेशर है। अब चूंकि वो महसूर हो गए हैं घर में, जाहिर है उनकी एक जेन्युइन रीज़न है उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को सांस लेने का मौका मिल गया। नहीं, बात यह है कि हुकूमत को सांस लेने का मौका का तो मिल गया होगा, लेकिन अवाम को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। जो इस वक्त अवाम के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, मईशत के ऊपर जो उनका स्टांस है वो तो अनचेंज्ड है। वो तो मैंने आपको इस हफ्ते भी बताया, उससे पहले हफ्ते भी बताया कि जो उनका सवाल यह है और आज भी उन्होंने किया कि आप मुल्क कैसे चलाएंगे। मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो अपनी जगह मौजूद है। आप को अभी भी जो है बैरूनी आज भी किसी जगह से इमदाद नहीं मिल रही है। लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आएगी, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि अगर अभी पैसे दिए और उसके बाद इलेक्शन हो गए या कोई ऐसी बात हुई तो फिर आप आएंगे। तो इससे जाहिर है लोग चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट हो तो उसी के साथ निगोशिएट किया जाए। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे लूं। आती हूँ मैं चौधरी साहब आपकी तरफ ही, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी, मैं तो चौधरीयों में आज जो है ना वो अंडर प्रेशर आ गई हूँ। फवाद चौधरी साहब से पहले सवालों के जवाब लेते हैं, आप हमारे साथ ही हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी जी अस्सलाम। चौधरी साहब आपने भी आज बात की है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि 20 तारीख तक कोई फार्मूला जो है वो सामने आ जाए, अदरवाइज फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगी 2 सूबे और डिसॉल्व कर दी जाएंगी ये असेंबलीज। तो किस टाइप का फार्मूला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे कोई आपको लगता है सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए हमारा फार्मूला तो सिर्फ सिंपल ही है ना जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन जो है वो करवाएं और इलेक्शन जल्द से जल्द जो है वो होने चाहिए, और उसके लिए जो है जो फ्रेमवर्क है वो जाहिर है बैठ के तय होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शंस का जो है वो अनाउंस करे और उसके बाद हम जो है वो जो फ्रेमवर्क है जिसमें डेट्स हैं, बाकी चीजें हैं, ACP की तब्दीली है, ये मामला जो है वो बैठ के करें। अच्छा चौधरी साहब, आज की ऐसा लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि कोई उन्होंने ये तो बात दोहराई कि आप लोग इलेक्शन के लिए जाएंगे इन 2 कम से कम सूबों में, अगर नहीं भी जाती बाकी हुकूमत, लेकिन आगे की कोई स्ट्रेटजी सिर्फ फिलहाल यहीं पे रुकी हुई है या फर्दर इसमें कोई आपको लगता है कि कोई नई हिकमत अमली भी शामिल हो सकती है इस असेंबली डिसॉल्व करने के अलावा? देखिए बात यह है कि बड़ी सिंपल बात है, हमने तो पूछना ये सवाल ये है हुकूमत से कि ये जो पाकिस्तान है अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाकिस्तान चलाएंगे कैसे? ना आपकी इकोनॉमी का कोई प्लान है। आज आप देखें इतने महीनों से जो है वो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं, 52% इंक्रीज हो गई है आपकी टेररिज्म में, और आज अफगानिस्तान के साथ फिर हमारी जो है वो पहली झड़प हो गई, जो कि हमारे मामला बड़े ठीक ठाक चल रहे थे। हमारे वहाँ पे जो एम्बेसी थी अब तो बातें हो रही हैं कि वो बंद हो जाएगी। तो ये तो ना कोई प्लान है, ना कोई, सिर्फ कैबिनेट बनाना
और वजीरों को बैरूनी दौरों पे भेजना जो है, ये तो इसके तो हुक्म नहीं बनती। अच्छा चौधरी साहब, मुज़ाकरात भी चल रहे थे, अहम मुलाकात हुई सदर के साथ इसहाक डार साहब की और पे दर पे मुलाकातें हुई। अब ये खबर आ रही है मार्केट में, ज़रा आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा कि अब फाइनल जो मुलाकात हुई थी उसमें इसहाक डार साहब ने ये पैगाम पहुँचा दिया है कि जी अर्ली इलेक्शन तो हम नहीं करने जा रहे, और इसके ऊपर अब वो साफ सा जवाब दे दिया है। ऐसा ही है, ये टॉक्स भी अब हम ये समझें कि ये बेनतीजा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक तो जो है वो इसहाक डार साहब की मुलाकातें जारी हैं, और जब वो कोई हतमी बात देख के आएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज करप्शन के हवाले से ज़्यादा बात की, तो ये जो पिछले 2-3 दिनों में चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, क्या इस वजह से वो समझते हैं कि शायद जो केसेस थे करप्शन के उनका कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं, समझ नहीं आया आपके जवाब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की है, तो ये जो नून लीग को या पीडीएम को जो रिलीफ मिल रहे हैं, तो क्या पिछले ख़ास तौर पे 2-3 दिन से, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वजह से भी उन्होंने ज़्यादा आज करप्शन पे जोर दिया? वो तो हमेशा करप्शन पे जोर देते हैं। आप देखें ना, 176 अरब रुपया आप पंजाब का नहीं दे पा रहे, 120 अरब रुपया आप केपी का नहीं दे पा रहे, और ओवरऑल आपने 1100 अरब रुपए का नारो दे दिया। सारे जो केसेस हैं वो वापस हो गए। 24 अरब रुपए तो सिर्फ शरीफ फैमिली के 2 केसेस में वापस हो गए। तो सिर्फ इशू ये है कि ये तो इमरान खान के ही काम नहीं है, ये तो हर जो पाकिस्तानी है उस, ये तो आपके भी उतने ही पैसे हैं जितने इमरान खान के, तो हर पाकिस्तानी को इस पे आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान तो हमेशा इस पे आवाज उठाते हैं। नहीं, हर पाकिस्तानी तो जो सब उठाता है, हम भी हमेशा उठाते हैं, लेकिन अमलन तो हुकूमत, जब हुकूमत में लोग आते हैं तो उन्होंने एक्शन को लेना होता है ना, और इदारों ने। तो क्या हमारे इदारे नाकाम हो रहे हैं, या हुकूमत में जब लोग होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते? ताकतवर माफियाज हैं, वो बन जाते हैं जिनका मीडिया पे भी पूरा कंट्रोल है। 4-5 सेठ हैं मीडिया को, वो कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से 5-6 सेठ हैं जो सीमेंट को कंट्रोल करते हैं, 4-5 सेठ हैं जो स्टील को कंट्रोल करते हैं, 6-7 सेठ हैं जो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सो पाकिस्तान जो पूरे की हमारा जो सारा, आप समझिए कि मेरा यही ख्याल है कि जो यूब खान के दौर से हम कहते थे ना कि इतनी फैमिलीज हैं, अब भी वो तकरीबन वही वो अगर 40 से तो वो 100 हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। 100-150 बंदा है जिसने हर निजाम के ऊपर जो है वो कैप्चर किया हुआ है, और उसको उसके खिलाफ एक तवील लड़ाई अवाम को लड़नी पड़ेगी। जैसे यानी चौधरी साहब, जैसे रसिया गुंडों में गिर गई थी, उसी तरह पाकिस्तान सेठों में गिरा हुआ है। पाकिस्तान सेठों में गिरा हुआ है, वो बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारे ये सेठ हैं जो, और अपना कुछ इदारे हैं जिनकी हद से बड़ी हुई जो इस वक्त ताकत है और इश्यूज हैं वो, और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है वो भी जाहिर है कि उन पे भी इन्फ्लुएंसेस हैं, वो उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत फवाद चौधरी साहब। और फवाद चौधरी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, कहना है कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई सेटलमेंट हो जाए, कि तमाम हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक ही डेट पर मुत्तफिक हो जाए। ऐसा हो पाएगा या नहीं? फैसल चौधरी साहब अपना कमेंट कंप्लीट कर रहे थे। फैसल चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, जब फवाद चौधरी साहब आ गए, आप अपना आर्ग्यूमेंट भी कंप्लीट कर लें और उसमें मेरा ये सवाल भी ऐड कर लें जो मैंने चौधरी साहब से भी पूछा कि क्या इसहाक डार साहब ने बता दिया है कि हम इलेक्शन के ऊपर मजीद बात नहीं कर रहे हैं, या अभी मजीद डिस्कशंस होंगी, मुलाकातें जारी रहेंगी? देखिए, पहली बात तो जो आपने पूछा कि क्या पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ने के बाद मुल्क में जो है वो आम इलेक्शन होते हैं। आम इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस जो 2 असेंबलियों के तोड़ने से ये जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है। ये बहुत ही सीरियस थ्रेट था, है और रहेगा। किसी भी 2 असेंबलियाँ, ख़ासकर पंजाब जो कि पूरे पाकिस्तान का 60% है, और केपी को मिला के, तो बहुत बड़े एक मामले के ऊपर इलेक्शन दोबारा होना, ये किसी के लिए भी जो है वो इससे आइसोलेट रहना या इससे इफ़ेक्ट ना होना, ये पॉलिटिकली मुमकिन ही नहीं है। और ये अब भी एक बड़ी एक तुरुप का पत्ता है
इमरान खान साहब के हाथ में, और इसी के ऊपर जो है अब देखिए बहुत तेज़ी से कोशिशें की जानी शुरू हो गई हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी की जाए, ताकि ये सारा मामला और इसके पीछे जो पस पर्दा कुव्वतें थी वो आज भी लगी हुई हैं। और इसके बाद जो आपने बात की उसमें तो फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, जो अगर वो ऐसी बात होती तो फिर मेरे ख्याल में उसको आपको उसके फिर रिएक्शन भी नज़र आ जाता। मेरा ख्याल में अभी इसहाक डार साहब और अलवी साहब की जो मुलाकातें हैं, जो पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं, वो राब्ते जारी हैं, और वो ऊँट किस करवट बैठता है वो जल्दी आपको पता लग जाएगा। इसलिए जो आपने ये पहले सवाल पूछा कि आज कोई डेट नहीं आई या वो नहीं आई, उस डेट में इन चीज़ों का बड़ा हाथ है, और वो डेट जो है वो इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त तक नहीं देंगे जो डेडलाइन उन्होंने सेट की हुई है अपने लिए, और वो उसको वो कन्वे भी कर चुके हैं, उसके बाद ही जाके वो फैसला करेंगे। लेकिन इमरान साहब जिन खतरात का खदशात का जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब कि खान साहब की नाअहली की तरफ, उनके गिर्द घेरा तंग करने की तरफ बड़ी तेज़ी से हमें अगले हफ्ते में मामलात नज़र आएंगे, तो ये स्पेस भी तो खान साहब नहीं होने दी ना। अगर फौरी तौर पर जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, अगर असम्बलीज डिसॉल्व हो जाती तो मुल्क में एक अलग सूरत हाल होती, लेकिन मीनवाइल इतना उन्होंने टाइम दे दिया इस गवर्नमेंट को कि वो खान साहब के अगेंस्ट अपनी नई मनसूबाबंदी कर सके। समीना देखें, हमने ना पहले भी लोगों को नाअहल होते देखा है। बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बतौर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमने मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ अदवार में देखा है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर रिसेंट पास्ट की बात कर लें तो मियाँ नवाज शरीफ को जिस अंदाज में नाअहल किया गया था, उस वक्त आप देखें कि हुकूमत और कुछ इदारे वो दोनों ने मिल के, बल्कि 2-3 जो चीज़ें थी उन्होंने मिल के तो उनको फिर नाअहल किया था। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल बिल्कुल इतनी आसानी से किया जा सके, क्योंकि उस तरह से ना तो इदारे इन्वॉल्व हैं उस इंटेंसिटी के साथ, ना ही मुझे उतना उसमें कोई दमखम नज़र आता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये खौफ है कहीं कि उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा या दिया जा सकता है, जिसका वो बारहा इज़हार भी कर चुके हैं, तो फिर देखें मेरे से आपसे या फैसल चौधरी साहब से तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा बाखबर हैं, उनके पास वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं चौधरी साहब से भी इस पे रहनुमाई लेती हूँ। चौधरी साहब, ये भी है बात कि चले इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि वो बिल्कुल जानिबदारी से काम ले रहा है, और इस वक्त जो वो कहेंगे पीडीएम वही कर देंगे, अगर वो नाअहल कहेंगे तो वो नाअहल कर देंगे। लेकिन कानूनी तौर पर क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, और अगर नहीं है तो फिर डर कैसा कि वो नाअहल हो जाएंगे खान साहब, क्योंकि फिर अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा मामला। अच्छा चौधरी साहब, इसको मजीद सादा कर लें, क्या ये तो नहीं हो सकता कि हमें धक्के नाल ही उन्होंने नाअहल कर दें? नहीं, ये तो हो सकता है। नहीं हमारे मुल्क में हो सकता है। टीचर साहब, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में कोई आइन और कानून जो है उसकी पासदारी कोई इतनी जो है वो शिद्दत से नहीं की जाती, किसी भी इदारे की तरफ से नहीं की जाती, और जो इदारे जो हैं आइन के मुहाफ़िज़ हैं वो भी फिर नाकाम ही लगते हैं और वो बेबस लगते हैं। अगर वो आइन और कानून की शिद्दत होती या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा था तो आज़म स्वाति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो उनके अपने 7 मेंबर बेंच के हुक्म के बावजूद जो है हर सूबे में पर्चा ना कटता। अगर उनको लेकिन लीगली इसकी क्या ऑप्शन है चौधरी साहब? तो जो उनकी पिटीशन है, लेकिन लीगली क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है नाअहल, या फिर ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा मामला? नहीं, उसमें तो फैसल वाडा का केस आ गया, अभी लेटेस्ट जो जजमेंट है फैसल वाडा के केस में उन्होंने कहा कि आपको अदालत की तरफ से जब तक कोई फाइंडिंग नहीं आए, अदालत के हुक्म के जब कोई ना हो किसी के खिलाफ, ना आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ना क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था फैसल वाडा साहब को। चौधरी साहब, हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज्म की हमेशा बड़ी बात होती है और हमें देखा भी है बहुत सारी चीज़ें, और आप तो खुद ऐनी शाहिद हैं बहुत सारी चीज़ों के। आप क्या समझते हैं इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि सूरत हाल तो बनाई जा सकती है ना, और बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ये कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उस वक्त भी, आज भी ये किया जा रहा है। उस वक्त कौन से इदारे थे जो उनके पीछे थे? हुकूमत तो उनकी अपनी थी। इमरान खान साहब तो 18 के बाद जो है अगस्त में जाके वो आए हैं अपनी हुकूमत में।
जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा के केस चला तो उनका अपना जो है दौरे हुकूमत था, फिर शायद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने तो उस वक़्त भी वो बेबस थे। और फिर जब ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम जब ये एहतसाब करना चाह रहे थे तो हमें नहीं किया, बस उस वक्त हुकूमत उनकी थी लेकिन इदारे उनके नहीं थे। इजहार करने की बात तो मुझे नजर नहीं आती। ठीक हो गया। तो ऐसा मुझे थोड़ा सा आगे लेके बात ये है कि वो उसमें आपको पता है कि असल हुकूमत किधर होती है, इधर बिल्कुल ठीक है। चलिए, इधर हुकूमत किसी और के पास होती है, फेस कहीं और है। यही तो प्रॉब्लम है कि जब तक आपके इलेक्टेड नुमाइंदगान जो है उनके ऊपर ये पावर नहीं आएगी और वो खुद रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक वो सियासी जमातें भी जमहूरी नहीं होंगी और सियासी इदारे भी जमहूरी नहीं होंगे तो दूसरों से ये टोको करना इमरान खान साहब ने भी इजहार किया है कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी। रेडी राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन इमरान साहब एक और आज जो डेवलपमेंट हुई, सुलेमान शहबाज वापस आ गए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे, और उनके वैसे इस्तकबाल पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि जनाब वो एक इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं और उनको जनाब बड़े फूलों के हार पहना के हिफाजती ज़मानत में लाया जा रहा है मुल्क में। तो इसकी इनकी आने के ऊपर आपको नहीं लगता है कि ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं? अगर वो आते जाते बेशक जेल जाना पड़ता, बाद में आते अपनी ज़मानत लेते, तो ये चीज़ें जो हैं वो रहता है कि हाँ यार कानून की पासदारी हो रही है मुल्क में, बजाय इसके कि आप इस तरीके से ऑप्टिक्स को चेंज कर लें कि देखें जी आज हम पावरफुल हैं तो हम इस तरह से आ रहे हैं। देखिए समीना, यहाँ हमारे यहाँ ना अलमिया ये है कि जिसके पास भी पावर होती है ना वो उसका मुजाहरा ज़रूर करता है। पावर पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हुई हमेशा पावर पॉलिटिक्स है, और ये आप देख लें कि जिसके पास भी है, याद है आपको इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जब उनकी हुकूमत थी, जब मामला थे तो कितने घंटे जहाज़ खड़ा रहा था कि नहीं जुल्फ़ी बुखारी तो बगैर अस्सी नहीं जाना, हालांकि उनका भी नाम वॉच लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फ़ौरन नाम फारिग करो। यानी जहाँ जिसका जो बस चलता है वो चलाता है। अब वो नून लीग वालों से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि जनाब हमने तो पहले हम तो कानून के जितनी पासदारी हम करते हैं कोई नहीं करता, हमने तो हिफाजती उनकी ज़मानत ली थी और उसके बाद वो कानूनी तरीके से आए और अब वो अदालतों का भी सामना करेंगे। देखिए असल चीज़ ये है कि वो नून लीग इस वक्त बयानिया क्या इस्टेब्लिश कर रही है। नून लीग ये बयानिया इस्टेब्लिश कर रही है कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी, झूठे मुकदमात हुए थे, लिहाजा अब देखें अभी अभी थोड़ी देर पहले डेली मेल ने जिस तरह पहले ऑनलाइन किया था, अब उन्होंने अपने पेपर में भी पब्लिश भी कर दिया। आज मुझे फोन आया था सिर्फ एक तो ये केस नहीं था कोई डेली मेल वाला कि जिसके ऊपर हम ये समझें कि वो बिल्कुल ही वो चीज हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, गेस्ट है मेरे साथ लाइन पर, मुख्तसर ये कि मियां इमरान अली जो है, मियां इमरान अली यूसुफ उनका नाम, अच्छा, वो जो इनके दामाद हैं। अब उनका फोन आया, वो कह रहे थे जी कि मुझे तो सिर्फ ये सजा मिली है कि मेरी शादी शरीफ फैमिली में हुई है, इसलिए उसकी बुनियाद वो कहते हैं जी हत्ता कि आप ये देखें कि जो मेरे वकील थे वो पीटीआई के सेक्रेटरी थे, उनको भी इसलिए पीटीआई ने फारिग कर दिया कि तुमने उनका केस क्यों लड़ा। वो कहते हैं कि ये 1.5 साल मैंने केस लड़ा और डेली मेल जो है वो तो इनसे कहते थे कि जी इमरान अली यूसुफ नहीं मान रहे, पहले उनको राज़ी करें। मामला ये, वो कहते हैं कि अगर ये थोड़ी देर और हम उनको एग्रीमेंट ना करते, माफ़ी पे रजामंद ना होते, तो उन्हें सारे पैसे भी अदा करना पड़ते थे। यानी वो ये तो कर लेते ही, हाँ, तो अच्छा था उनके लिए। लेकिन देखे ना वो मामला ये है कि ये सारी चीजें इसी तरह से। इस वक्त हमारे साथ जफर हिलाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, सीनियर तज्जियाकार, और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका, और उनसे पॉलिटिक्स के भी ऊपर बात करेंगे और थोड़ा ज़्यादा जो मेरा कंसर्न है, आज एक बड़ा अहम वाक़या अफगानिस्तान से रूनुमा हुआ है उस पर भी बात करूँगी। लेकिन हिलाली साहब क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप? जी जी बिल्कुल, शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और लाल साहब सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि खान साहब तो बिल्कुल ऑप्शन लेस हो गए हैं, और देखिए ना पीडीएम ने सारे केसेस भी ख़त्म करा लिए, फूलों के हार पहन के सब वापस एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, और खान साहब तो कुछ उन्हें टफ टाइम दे नहीं पाए हैं उस तरह से। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में कि उनका फेडरल गवर्नमेंट है तो उन्होंने NRO2 जैसे खान साहब कहते रहते हैं कि NRO2 सबको मिल गया है। अब जो लोग बाकी रह गए हैं, एक तो वो उनको आना पड़ेगा वो पूरा होने के लिए। तो सुलेमान जो भी इसका नाम है ये तो आ गया है। अब नवाज शरीफ साहब इज द नेक्स्ट वन, वो आएंगे और फिर उनका केस ओवरटर्न होगा और फिर वो भी they will be able to escape। देखिए बात असल ये था, ये एग्रीमेंट हो गया था इलेक्शंस कब होना है,
और अग्रीमेंट ये सब हो गया था, मगर बाद में मौलाना साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर उनको याद दिलाया कि सब केसेस अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, बल्कि इनका अपना केस जो है नवाज शरीफ का वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो लिहाजा इसलिए वो अग्रीमेंट अनाउंस नहीं हुआ है और इलेक्शन डेट हमें अभी तक पता नहीं है। मगर मैं आई एम कन्विंस कि ये मुझे सोर्सेज भी एक बड़ा जबरदस्त सोर्स है जो कह रहा है, और साथ साथ उसका एक और वजह है क्यों अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और वो ये है कि परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल में कुछ चीजें बांटने और कुछ पैसे और ये वो दे रहे हैं अपने लोगों को कि वो भी कह सके भाई मुझे भी कुछ वक्त मिला था तो मैंने भी अपने लोगों को लिए कुछ किया। मगर बेसिकली आई थिंक द एग्रीमेंट हैव बीन मेड, इलेक्शन होगा और रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली की होगी। ठीक। अच्छा हिलाली साहब, एक अफसोसनाक आज वाकया भी पेश आया है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से चमन में फायरिंग हुई है, उन्होंने गोलाबारी भी की है, जिसके नतीजे में हमारे जो 6 सिटीजन्स हैं वो जाँ बहक हुए हैं और कुछ इंजर्ड भी हुए हैं। ये एक इसलिए बड़ा तशवीशनाक पहलू है सर कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से कोई अटैक हुआ है इस तरह का, बल्कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने ये अटैक किया है। तो ये क्या आप इसको कैसे फोर्सी कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान को, जिसको हमने एक्सेप्ट भी किया तालिबान की गवर्नमेंट को, पिछले साल हमने उन्हें वेलकम किया, सारा कुछ किया, उनके साथ हेल्प भी किया उन्हें, लेकिन उनकी जानिब से इस किस्म का रिस्पांस कैसे देखते हैं? ये तो टिपिकल अफगान इनग्रेटिट्यूड है ना, ये अफगान में के खून में ये चलता है। चलिए ये छोड़ें, अब बात सीधी सादी है कि जब आप शेल करते हैं कैरियर को और आप टारगेट करते हैं सिविलियंस को, इसका तो कोई बहाना है ही नहीं। जो भी प्रोवोकेशन हो कुछ, इसका तो कोई बहाना हो ही नहीं सकता है कि आपके शेल्स एक सिविलियन एरिया पे आपने किया। तो मेरे ख्याल में ये लोग जो TTA और TTP में और कुछ फर्क नहीं है ना, वो दोनों हैं। ये मैं तो अब समझाऊं, मैंने ट्वीट किया हूँ कि ये अफगानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, एक टेररिस्ट हाइड आउट है अफगानिस्तान, जिसमें आईसिस है, TTP है और इस्लाम। हाउ शुड द पाकिस्तान गवर्नमेंट डील विद देम? कैसे उन्हें, क्या उनके साथ बात की जाए अफगान तालिबान के साथ, या किस तरीके से ये मामले को सेटल किया जाए? क्योंकि वो इंश्योर तो कहते, पहले भी कहते थे हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब ज़मीन इस्तेमाल होना तो दूर की बात, अपनी बॉर्डर फोर्सेज उनकी अगर इस तरह से कर रही हैं तो भाई बॉर्डर अपना बंद करो और आपकी ताकत इज योर सिक्योरिटी। मैं तो कहते रहता हूँ इनके साथ, किसको नहीं पता है थ्रू आउट हिस्ट्री द स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द अफगान इज योर सिक्योरिटी। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको तबाही कर देंगे। अच्छा हिलाली साहब ये फरमाइएगा कि आज हमारी फोर्सेस ने इसलिए उनको जवाब नहीं दिया कि वहाँ पे उधर दूसरी तरफ भी आम शहरी थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी नुकसान ना हो जाए। तो क्या पाकिस्तान को यही रवैया अपनाना चाहिए या टिट फॉर टैट वाला मामला करना चाहिए? टैट कभी नहीं, कोई बहाना हो ही नहीं सकता है इनोसेंट लोगों को मारने का, कोई देयर इज नो जस्टिफिकेशन। बड़ा अच्छा किया, मगर अब आप बॉर्डर बंद करें, अब आप उनको बताएं कि आप फेंस के साथ खेलेंगे तो गोली चलेगी, अब आप अपने डिविजन्स को रीडिप्लॉय करें, अब आप समझ जाएं कि ये आपके दुश्मन है, हिंदुस्तान से पैसे ले रहे हैं, हिंदुस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं। किसको नहीं पता है? हमारे लोगों को नहीं पता है, उसके अलावा सबको पता है। ठीक, तो प्लीज मेक अप योर माइंड, नहीं तो यही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हिलाली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से आते हैं कुछ मुल्क की मईशत की भी बात करेंगे और एक अहम कत्ल केस के ऊपर ख़ास तौर पर मैं बात करूंगी आज नाज़िम जोखियों के हवाले से, जिसको 1 साल हो गया और उसके बाद अब कहीं जाकर उस पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है मुल्ज़मान पर। इस वाक़े के बारे में तफसील भी और इसकी लीगल पोजीशन पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या पेश आया था नाज़िम जोखियों के साथ, जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी थे और उन्होंने तलोर के गैर कानूनी शिकार के हवाले से
ख़बर फाइल की थी और उसमें मुबैना तौर पर जो सिंध असम्बली के रुकन हैं वो शामिल थे और उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे जिनके ऊपर ये सारा तलोर का जो जिस पे पाबंदी लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी, तो उसके हवाले से उन्होंने ख़बर फाइल की। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्टर के साथ क्या वाक़या पेश आया ये आप सब जानते हैं। उनको डेरे पे बुलाया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया और फिर उनकी जान ले ली गई। ये इंतहाई जिसको कहते हैं ना दर्दनाक वाक़या था कि क्या ये है आज़ादी सहाफ़त। लेकिन उसके बाद फिर यही नहीं बात ख़त्म हुई, बल्कि ये हुआ कि जब इसके ऊपर केस चला, आवाज़ उठाई गई, तो फिर मामलात सेटल करने की भी कोशिश की गई इस बेचारे सहाफ़ी की फैमिली के साथ। लेकिन अब कहीं जाकर 1 साल बाद इन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है बासर मुल्ज़िमान पर। तो ये हम एक सारा जो फोर्सी कर रहे हैं इसको कि ये आगे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आसानी से शायद छूट जाएंगे। चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी इसकी लीगल पोजीशन के लिए। आपको क्या नज़र आता है सर? ये हमेशा ही हम यही फिर समझ लें आइन में एक तरमीम कर लेते हैं कि जी जितने भी पाकिस्तान में बासर अफराद हैं, आइन और कानून पाकिस्तान का उनके ऊपर लागू नहीं होता, एक ही दफ़ा ये तरमीम हो जाए, क्या ख्याल है? डिफेक्टो तो ये तरमीम हुई है और इस पर आप देख लें, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, उनके करप्शन के केसेस माफ़ हो जाते हैं, वो जैसे मर्ज़ी ड्रील हो जाती है, फिर आ जाते हैं। नाज़िम जोकियों केस का तो पहले दिन से जिसमें जो हुकूमत सिंध का वहाँ पर रवैया था, ना सिर्फ इसमें बल्कि वो जतोई केस में, सिंध में सहाफ़ियों के कत्ल जिस तरह से हो रहे हैं, सिंध में इंसानी हकूक़ की जो सबसे ज़्यादा पामाली हो रही है उसमें सर फहरिस्त है सूबा सिंध। और सूबा सिंध में आइन और कानून का कोई जिक्र नहीं है, सिरे से कोई वजूद लगता ही नहीं है। वो सिंध के शहरी इलाकों में भी जो है कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो सियासत के नाम पे ये माफिया ऑर्गेनाइज हुए हैं, और रूरल सिंध में तो जो एक वहाँ पे मुसल्लत हुए हैं मामलात, उनमें कोई भी आपको आइन और कानून की कोई नज़र नहीं आती। वहाँ पे सिर्फ जो सुनने में आता है, क्या चौधरी साहब बलूचिस्तान के भी आपको याद है ना वो एमपी जिन्होंने दिन दहाड़े वार्डन को उड़ा दिया था गाड़ी से, फिर रेमंड डेविस का वाकया तो लाहौर में हुआ था। ये सारे वाकयात तो हमें यही बता रहे कि ये तो सारे मुल्क में भी इस किस्म के ही वाकयात होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं एग्जैक्टली यही बात ये माम लवाजमात पूरे हो चुके हैं। इधर गरीब लोगों के लिए जो बेचारा कोई रोटी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए उस पर कानून का निफाज हो जाता है, और कोई बड़ा आदमी हो उसको जो है बिल्कुल काबिल बाइज़्ज़त तौर पे जो है वो कर दिया जाता है। इसमें दायदारों की भी कमज़ोरियाँ हैं, इसमें सियासी जमातों की भी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इस पे इमरान साहब का भी कमेंट लेती हूँ। कमज़ोरी मीडिया की है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इमरान साहब इसमें आपको नहीं लगता कि जहाँ, क्योंकि आमतौर पर जो ऐसी पार्टी जो कि मुतासरा पार्टी होती है वो बेचारे गरीब लोग हैं या उतने बाअसर नहीं हैं, तो उनको मजबूर कर दिया जाता है या तो पैसे वैसे देकर या फिर उनको डरा धमका कर भी ज़बरदस्ती सूलेनामे करवा लिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे केसेस में अब ठीक है दियत या उसका कानून अपनी जगह मौजूद है, कसास का भी इस्लाम में, लेकिन इस चीज़ को सिर्फ एक तबके के लिए फ़ायदा बना कर रख दिया जाए? पहली बात यह है कि इस्लाम में किसास और दियत का कानून बेशक मौजूद है, लेकिन आप ये देख लें कि किस स्पिरिट के साथ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में एक चीज़ इज्तिहाद भी है, जिसमें आप वक्त के मुताबिक उलमा कराम बैठ के तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ैसला कर सकते हैं। इस्लाम तो एक दीन फितरत है, वो इस तरह से नहीं है कि आपने के मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि डरा धमका के जब करते हैं, रेमंड डेविस की इस पे एक एक्सीलेंट मिसाल है। मुझे आप ये बताएं कि जब आपकी हुकूमत, आपकी अदलिया, आपके इदारे सब मिलके एक बासर आदमी को ना सिर्फ ये कि छुड़वा के बाहर भिजवा जाएंगे और फिर कानून जो है वो यही कहा जाएगा कि दियत की बिना पे, किसास की बिना पे ये सारा मामला हुआ। दियत को एक्सप्लॉइट करने के लिए थोड़ी है कि आपने एक्सप्लॉइट ही करना शुरू कर देना है। गुजारिश कर रहा हूँ, तो फिर दूसरों को भी यही जो है तरवीज मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, उनको बहाना मिल जाएगा कि जी हम क्यों नहीं ये कर सकते। मामला सिर्फ इतना है कि आप एक केस को छोड़ दें, आपको जिस केस में भी आएगा ये ऐसा लगता है कि इशराफिया के लिए, बल्कि वो जो डॉक्टर साहब सही कहते हैं बदमाशिया के लिए ये सहूलत है यहाँ इस मुल्क में। देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है, इवन इस्लामी मुल्कों की आपको मिसाल देता हूँ।
अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था एक मिडिल ईस्ट के मुल्क में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारा ये समझौता हो गया, दियत हो गई है सारा। उन्होंने कहा ठीक है, काजी ने कहा भी बिल्कुल ठीक है, आपने कर लिया। ये मामला ये था कि आपका मामला सेटल हो गया है, लेकिन स्टेट का मामला सेटल नहीं हुआ। स्टेट ने जो है इस मुकदमे को अभी आगे चलाना है और फिर फैसला करना है कि हमने जो ओवरऑल अपने कानून की बालादस्ती रखनी है उसको किस तरह उसके से लिए क्या। चौधरी साहब, आप समझते हैं कि स्टेट को ही ऐसे केसेस में जो है वो मुद्दई बन जाना चाहिए ताकि कोई इस तरह से एक्सप्लॉइट ना कर सके, कानून का नाजायज फायदा ना उठा सके? तो अगर स्टेट खुद जो है कानून का नाजायज फायदा एक्सटेंड कर दे तो उससे क्या होगा? जैसे हमने देखा तो ये है कि जो इदारे कानून नाफिज करने के जिम्मेदारान हैं, जो कानून के रेमंड डेविस तो बहुत पुरानी बात है। रिसेंटली जो रेमंड डेविस, जो एक भी रेमंड डेविस आज भी तो आए, कल उनको जाके वहाँ पे वो सरेंडर करेंगे तो उनकी बेल हो जाएगी। तो यहाँ पे तो रोज़ रेमंड डेविस आते हैं, यहाँ पे तो रोज़ जो है वो एक मामला ऐसा होता है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो खुद इतने कमज़ोर हों कि वो कानून नाफिज न कर सके तो फिर क्या सूरत हो सकती है? अच्छा, जब कानून में दी गई ताकतों का इस्तेमाल जो है तकनीकी बुनियादों पे ना किया जाए तो क्या किया जा सकता है? अच्छा चौधरी साहब, एक बात आप में से ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जी इदारों में हो जाएगा, लेकिन अगर मुकदमात ही इतने कमज़ोर बनाए जाएं, मुकदमात बनाते वक्त उसमें लकूने रखे जाएं, मुकदमात बनाते वक्त उसमें ऐसी चीज़ें हों, फिर कानूनी प्रोसीजर पूरा ना किया जाए, तो आप क्योंकि माहिर कानून भी हैं, बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, तो क्या आप नहीं समझते कि उस वक्त ही लकूने छोड़ दिए जाते हैं कि कल नूं इन्हां दी मौज हो जाए? तो वो ये मुकदमात कौन बनाता है? ये मुकदमात की तफ्तीश कौन करता है? रियासत करती है ना, रियासती इदारे करते हैं। रियासत इदारों का नाम है, पुलिस क्या रियासत का इदारा नहीं है? क्या तफ्तीशी मामला जो एजेंसियां हैं वो तो रियासत की एजेंसियां नहीं है? बिल्कुल तो जब ये मामला खुद ऐसे करते हैं तो उसके पीछे पसे पर्दा जो कावते हैं ये तो वो फिर अगर आप जब एक बड़े लोगों को आप करते हैं तो बाकी 100 लोग तो वैसे उसका फायदा उठा लेते हैं। फिर करप्शन, चलिए वक्त खत्म हो गया हमारा, लेकिन हम जस्ट रास्ते मिल जाते हैं। हम दुआ ही कर सकते हैं कि जी नाज़िम जोखियों को भी इंसाफ सके, जिसकी उम्मीद तो कम दिखाई देती है, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ऐसी ही है कि अब फर्द जुर्म तो आयद हुई है, देखते हैं आगे इस मुकदमे में क्या होता है। आज के प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं नाज़िम, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।